नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया नेटवर्क। टीएफडी इंडिया नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल और प्रियंका से डर गए मोदी जी। महाराष्ट्र में खेल बिगड़ गया है, माहौल गर्म है। कुर्सी जाने वाली है ना। कुर्सी, सारी लड़ाई ही कुर्सी की होती है, इन राजनीतिक नेताओं की, क्योंकि इस कुर्सी के लिए वह कुछ भी कर गुजरते हैं। अमूमन पहले ऐसा नहीं होता था। 2014 के पहले यह परिस्थितियां नहीं थी। कुर्सी की लड़ाई होती थी, कुर्सी जरूरी थी पहले के राजनेताओं को भी, लेकिन इस कदर नहीं कि लोगों के, आम जनता के, वोटरों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके उन्हें सांप्रदायिकता की आग में झोंक करके झूठ भी बोलते थे नेता, लेकिन इस कदर नहीं कि वह चेहरा दिखाने के लायक न रहे। ऐसा भी होता था कि नेता अपने क्षेत्रों में लगातार जाते थे, उनका स्वागत होता था, मान सम्मान भी होता था, लेकिन आज नेताओं का कितना मान सम्मान है, क्योंकि अपना अस्तित्व इन लोगों ने खुद ही खो दिया। लेकिन फिर भी कुर्सी जरूरी है, और कुर्सी के बगैर यह रह नहीं सकते। जैसे भोजन के बगैर इंसान नहीं रह सकता, सांस के बगैर इंसान नहीं रह सकता, वैसे ही यह नेता कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते। आज के समय में यह प्रतीक हो रहा है। लेकिन माहौल क्या है? माहौल गर्म है, और जिस कदर माहौल गर्म हो रहा है और लोगों में एक आक्रोश और गुस्सा है, उस गुस्से के बावजूद भी कुर्सी कैसी पाई जाए, कुर्सी तक कैसे पहुंच जाए, सत्ता कैसे अपने हाथ में आ जाए, क्यों जरूरी है जानते हैं ना? क्योंकि जो दूसरों को जेल में डाल रहे हैं वही फिर जेल में चले जाएंगे अगर कुर्सी नहीं मिली तो। इस वक्त सत्तारूढ़ दल के साथ यह मुसीबत है, क्योंकि जिस कदर सत्ता चला है 2014 से, या अभी के राज्यों में जो सत्ताएं चल रही हैं, वह बहुत कुछ कहानियां भी बयां कर रही हैं, और बहुत से लोगों के दर्द को भी बयां किया जा रहा है। आज इस देश की जनता का जो हाल है, और जिस तरह महंगाई से आम जनता बेहाल है, इसे हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? आम जनता जिस कदर बेरोजगारी के आलम को झेल रही है, मुख्य मुद्दा ही है झारखंड के अंदर जल, जंगल और जमीन मुख्य मुद्दा है, और महाराष्ट्र के अंदर रोजगार और महंगाई मुद्दा है मुख्यतः। लेकिन इस सत्ता में बैठी हुई सरकार का गठबंधन जो महाराष्ट्र में है, मोदी जी का, वह रोजगार की बात नहीं करती। हम महंगाई कम कर देंगे, यह बात नहीं करती, और महंगाई कम सवाल ही नहीं उठता। लिख करके रख लीजिए आप कि मोदी 7 जन्म में भी महंगाई कम कर दे, हैसियत नहीं। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, 12 लाख करोड़ रुपए साल का भरना, और राज्यों को कर्ज में डुबो देना। महाराष्ट्र का 4 लाख करोड़ का कैप है, साल का इनकम है, और 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वह महंगाई कम कर देंगे और रोजगार दे देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर रोजगार देना होता तो बड़े बड़े उद्योगों को जो उद्धव ठाकरे ने लाए थे इंडिया गठबंधन की सरकार में, वह गुजरात नहीं भेजे गए होते महाराष्ट्र से। फिर भी विश्व गुरु है यह देश, क्योंकि इस देश में चुनाव के वक्त एक दारू का क्वार्टर बोतल दे दीजिए और 100 रुपया थमा दीजिए, बस हो गया। दारू का नशा टूटेगा तो फिर वोट पड़ जाएगा।
यह जो पैसे बांटने का यह सिलसिला है, यह आज से नहीं है, यह सदियों से चला आया है। लेकिन फर्क यह है कि पहले थोड़ा कम था, चोरी छिपे था, और आज खुलेआम है। इसीलिए तो महाराष्ट्र में 15 करोड़ पकड़ा गया, 10 करोड़ छोड़ दिया गया, 5 करोड़ पकड़ के दिखा दिया गया, वह भी 5 करोड़ फिर वापस पहुंचा दिया गया, या सुरक्षित, या क्या किया गया, या मैं नहीं जानता। यह नमूना था। 29 तारीख को, आज 27 है, 29 तारीख से नामांकन का तारीख है महाराष्ट्र में। सभी के लिस्ट जारी हो गए, जो बाकी है वह भी लिस्ट जारी होने जा रहे हैं। इस तरह जो बेहाली इस देश की है, और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का एंट्री और राहुल का चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की बात 3 बार राहुल गांधी से हो गई और किसी को पता तक नहीं चला। 3 बार और पता तक नहीं चला। राहुल गांधी अब समझ में आया कि यूं ही नहीं कहते थे कि मैं सरकार गिराने जा रहा हूं। जो कुछ दिनों से उन्होंने कहा कि सरकार गिराने जा रहा हूं, सरकार तो गिरने जा रही है। 3 बार चंद्रबाबू नायडू की राहुल गांधी से बात हो गई। 3 बार चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए, ईडी सीबीआई से क्लीन चिट भी 371 करोड़ के कौशल विकास योजना के तहत दिल्ली आए। लेकिन साथ में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को साथ लेकर के आए, और साथ ही गए। क्यों? रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है और चंद्रबाबू नायडू तो आंध्र प्रदेश के सीएम है। अब तो आंध्रा और तेलंगाना एक नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर क्यों साथ आए? इन चीजों को आपको मैं समझाऊंगा विश्लेषण में। रेवंत रेड्डी साथ ही 3 बार आए, 3 बार गए। क्लीन चिट ले लिया ईडी सीबीआई से चंद्रबाबू नायडू ने, तभी भी रेवंत रेड्डी आए थे और साथ ही गए। रेवंत रेड्डी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, और वह जाके मोदी जी से मिल रहे हैं। क्लीन चिट लेने के बाद जो खुशी चेहरे पर चंद्रबाबू नायडू के थी, वह नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी। यानी कि चंद्रबाबू नायडू का कंफर्म हो चुका है कहीं न कहीं, और लगातार रेवंत रेड्डी से मुलाकात यह दर्शा रहा है और दिखा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ पिंजरे से निकलने के लिए ही मोदी के साथ थे। और पहले व्यक्ति हैं चंद्रबाबू नायडू कि नरेंद्र मोदी से क्लीन चिट लेने वाले। 10 सालों में कोई क्लीन चिट नहीं ले सका साथ में रह करके भी। ईडी कोर्ट में बोलती थी फाइल ही गायब हो गया और उसकी जमानत हो गई, बस। लेकिन क्लीन चिट लिखित लेने वाले चंद्रबाबू नायडू पहले व्यक्ति बन गए, और नरेंद्र मोदी ने अपना फंदा चंद्रबाबू नायडू को थमा दिया। नीतीश कुमार की बैठक 28 तारीख की, कल की, 24 घंटे का समय नरेंद्र मोदी के पास। जा सकती है कुर्सी कभी भी, किसी भी वक्त उसके बाद। ऐसे हालात में नरेंद्र मोदी आ गए हैं। लेकिन झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 40 बड़े नेताओं की टीम उतारी है 81 सीटों के लिए। 40 लोगों की टीम उतरी है। वह 40 लोगों की टीम क्या गुल खिलाएगी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी का बिरक है। 23 तारीख को क्या परिणाम आएंगे उस वक्त पता चलेगा, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वह सर्वे आप लोगों को हम लोग बता तो रहे हैं, लेकिन क्या वह सर्वे ईमानदारी के हैं? लेकिन जिस तरह हरियाणा में ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गया, अगर बाय द वे हावी हो गया तो क्या करेंगे? तो वह सर्वे तो आप लोगों को बताते रहेंगे।
लेकिन परिणाम 23 नवंबर को ही पता चलेगा और 23 नवंबर को ही असलियत देश के सामने आएगा। लेकिन जो हरियाणा में खेल हुआ वह खेल महाराष्ट्र में नहीं चल पा रहा है भाजपा का, और ना ही चुनाव आयोग कोई खेल कर पा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आपस में ही तकरार और गठबंधन में ही फूट, और इंडिया गठबंधन कड़ी निगाहें आंखें खोलकर चुनाव आयोग और भाजपा और प्रशासन पर रखा हुआ है। और यह अनुमान कहा जाता है बाला साहब ठाकरे के समय से कि अधिकारियों की बड़ी मदद करते थे बाला साहब ठाकरे, सत्ता में नहीं रहते थे। उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे हैं जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की। उद्धव ठाकरे ने भाजपा को 2019 में कहा कि हमें सीएम बनाओ, तो नहीं बनाए, और पार्टी तोड़कर उन्हीं के पार्टी के एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। कोई आपत्ति नहीं जी, नहीं। मामला यह नहीं है, मामला कुछ और था। मामला यह था कि उद्धव ठाकरे को कमजोर करना और उन्हीं के ऑटो ड्राइवर से मंत्री बने नेता को सीएम बना देना, कि उन्हें दिखाया कि आपको नहीं बना सकते लेकिन किसी और को बना सकते हैं। उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की पूरे प्रयास किए गए, लेकिन उद्धव ठाकरे बहुत मजबूत होकर के निकले। शरद पवार से खतरा था, शरद पवार को तोड़ा गया, अजीत पवार को। आज अजीत पवार न घर के न घाट के कहीं के नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन शरद पवार और भी मजबूत होकर के मजबूती से बाहर निकले। और आज जिस कांग्रेस को मुक्त करने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वह कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल के रूप में निकली। 2024 लोकसभा चुनाव में 1 सीटों से 13 सीटों का उछाल मारी, और भाजपा 23 सीटों से 9 सीटों पर आकर के सिमट गई। जिस विदर्भ की बात करते हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा की 108 सीटें आती हैं। विदर्भ से टीवी इंडिया के रिपोर्टर संजय तिवारी का यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें नहीं निकाल पाएगी विधानसभा में, और उसी विदर्भ में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज के 6 पॉइंट्स हैं, और इस 6 पॉइंट्स आप दर्शकों को पहले बता दूं। नंबर 1, प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से भाजपा और मोदी क्यों है परेशान, इस पर करेंगे। और नंबर 2, मोदी के पास 24 घंटे का समय, कुर्सी बचाने का क्या करेंगे मोदी। और नंबर 3, झारखंड में बीजेपी ने उतारे 40 नेताओं की फौज, क्यों डर गए क्या मोदी। और नंबर 4, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की हालत गंभीर, आपस की लड़ाई में उलझ गई भाजपा। और नंबर 5, कांग्रेस का विदर्भ मराठवाड़ा में लहर देखकर बीजेपी आरएसएस डर गई, विदर्भ हारे तो मोदी को मुसीबत होगा क्या, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 6 आखिरी पॉइंट्स जो करेंगे, नायडू से 3 बार राहुल की हुई बात, क्या है मामला। इन 6 विषयों पर हम लोग आज का चर्चा मुख्य केंद्रित रखेंगे और इसी के इर्द गिर्द आज का पूरा विश्लेषण रखेंगे। लेकिन शुरू प्रियंका गांधी से करते हैं। नंबर 1 से, प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से भाजपा और मोदी क्यों है परेशान। आप दर्शक ये देखिए, वायनाड केरल की सीट से राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद, जब इस्तीफा राहुल गांधी ने दिया, रायबरेली सीट को, उत्तर प्रदेश के रायबरेली को अपने पास रखा और वायनाड को छोड़ा। उसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई और बैठक बुला करके यह कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को मैं अपना प्रत्याशी घोषित करता हूं, जबकि अभी उसका चुनाव का डेट का ऐलान नहीं हुआ था, तारीखों का ऐलान नहीं था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी वक्त यह फाइनल कर दिया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट जा रहा है। और पहली बार प्रियंका गांधी खुद के लिए वोट मांग रही है।
नव्या हरिदास को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनके पति मैकेनिकल इंजीनियर है केरल के, 2 बार की वह पार्षद है, बस मात्र 2 बार की पार्षद है। पार्षद, पार्षद की कितनी हिसाब होती है आप समझ सकते हैं। 2 बार की पार्षद है, वह खड़ी है प्रियंका गांधी के सामने, और वह कांग्रेसियों का गढ़ कहा जाता है वायनाड। वायनाड ने कभी कांग्रेस का साथ छोड़ा नहीं, आज तक वायनाड ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा। और प्रियंका गांधी के पर्चा दाखिला से पूरे केरल के अंदर एक खुशी का माहौल है। वह खुशी देखने लायक है, लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर, युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर। पूछे जाने पर लोगों का कहना है प्रियंका नहीं, ये इंदिरा है, यह दूसरी इंदिरा गांधी है जो पहले वाली से भी मजबूत है। अगर यह बात है तो फिर डरावनी है भाजपा और आरएसएस के लिए। अभी तो एक राहुल गांधी थे जो पसीने छुड़ा करके रखे थे, पानी बार बार पिलवा रहे थे, और अब बहन भी आ गई जिसके अंदर छवि उसकी दादी इंदिरा गांधी की है। वही इंदिरा गांधी जो पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा करके पाकिस्तान के सैनिकों को घुटने के बल ला दी थी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया था। और अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं आते हुए भी, जब सक्रिय राजनीति में नहीं थी, सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया करती थी, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया करती थी, तो जिस अंदाज में मोदी से सवाल पूछती थी और मोदी के सवालों का जवाब देती थी और मोदी भागते हुए नजर आ रहे थे, अब सक्रिय राजनीति में कहां भागेंगे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हरियाणा में केस दर्ज हुआ, लेकिन सबूत कोई आज तक पेश नहीं कर पाई। 10 सालों से रॉबर्ट वाड्रा का बात हुआ रहा और हरियाणा सरकार ने गिरफ्तार तक नहीं किया और उसमें उनके गुनाह को साबित नहीं कर पाया, और अब वह मुद्दा भी नहीं चल रहा है, चल ही नहीं पा रहा। दामाद दामाद बोल करके जो प्रधानमंत्री कोस रहे थे, आज प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आप अपने तो बता दीजिए 10 सालों के, नहीं बता पा रहे हैं। उनके प्रिय मित्र जो है गौतम अडानी, उनकी एनडीटीवी के दफ्तर जो दिल्ली में थे वह नोएडा में अब चले गए और बड़े दफ्तर हो गए, तो प्रधानमंत्री जाते हैं उद्घाटन करने। उसके पहले तो एनडीटीवी में कोई प्रवक्ता तक जाना पसंद नहीं करता था भाजपा का। रवीश कुमार के समय तो प्रधानमंत्री कैसे चले गए, क्योंकि उनके मित्र का है। लेकिन एक झटका बहुत लगा उनके मित्र को। केनिया ने 630 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट ही उनका कैंसिल कर दिया। पावर का 30 साल का एग्रीमेंट था, कैंसिल कर दिया। छटपटा रहे हैं बेचारे। तो प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के आने के बाद राहुल गांधी की ताकत और डबल हो जाएगी। पहली पंक्ति में जब राहुल गांधी बैठेंगे और आखिरी पंक्ति में प्रियंका गांधी होंगी, क्योंकि पहली बार आ रही है पार्लियामेंट के अंदर। अगर जीत के आई तो जीत सुनिश्चित है, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है। जीत का सर्टिफिकेट पहले मिलने के बाद वह आएगी। यह 101% गारंटी है कि वह जीतेंगे, क्योंकि वह गढ़ है कांग्रेसियों का, कोई जीत ही नहीं पाता। तो प्रियंका गांधी आएंगी, लेकिन बैठेंगी आखिरी पंक्ति में, यानी कि शुरू से लेकर के आखिरी पंक्ति तक मोदी के ऊपर सख्त हमले होंगे। कैसे झेलेंगे, और उसके बाद इसी मानसून सत्र में होगा सब। लेकिन क्या उस मानसून सत्र तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, सवाल यह है। अब यह बातें कंफर्म होने लगी कि महाराष्ट्र चुनाव समाप्त होते मोदी की कुर्सी खतरे में है। लेकिन 28 तारीख का नीतीश कुमार की बैठक
23 तारीख तक का इंतजार करेगी इसकी गारंटी नहीं है। और बहुत सख्त नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। आने वाला समय मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का साथ हो जाना सक्रिय राजनीति के अंदर 365 24x7 डेज, यह मोदी की राजनीति को फुल स्टाफ लगाने के लिए बहुत काफी हो जा रहा है। लेकिन डर मोदी को नहीं, अब डर आरएसएस को हो गया है, डर गौतम अडानी को हो गया है। शेयर का जो खेल चल रहा है इस वक्त, शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव, लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं और यह पैसा मध्यम वर्ग के लोगों के डूब रहे हैं। उद्योगपति अपना निकाल करके बाहर हो जा रहे हैं। खेल शुरू हो चला है, लेकिन डर इतनी हो रही है कि हार महाराष्ट्र और झारखंड का क्या रिजल्ट दिखाएगा वह 23 तारीख को पता चलेगा, नवंबर महीने में। लेकिन डर इस कदर भर गया है कि अब वह चेहरे दिखाने में भी डर रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत कम रैलियां होंगी और झारखंड में भी प्रधानमंत्री की बड़ी कम रैलियां होने वाली है कि हार का ठिकरा उनके ऊपर ना फूटे, लेकिन फूटेगा तो उन्हीं के ऊपर। और नंबर 2, इस वजह से मोदी परेशान है कि अभी एक तो समझ ही नहीं रहा था, बार बार कभी बोल रहा था कि हिंदुओं के ठेकेदार हो क्या, और सही बात है। और अब दूसरी भी आ गई, वह प्रियंका तो उससे भी खतरनाक है, राहुल से भी। दोनों भाई बहन के अंदर एक समानता है कि गरीब हो दुखिया हो सबसे कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप को कर लेते हैं वह, और बात सभी की करते हैं, किसी एक की नहीं। यानी कि सवर्ण सभी को एक साथ लेकर के चलने का। जैसे घर का गार्जियन, कोई बेटा नालायक है या कोई लायक है, कमाऊ है, आवारा है, तभी भी सबको एक साथ लेकर और सबको भोजन रात को सुबह दोपहर देना, कपड़े लत्ते देना, जो जिम्मेदारी होती है वह जिम्मेदारी यह दोनों समझते हैं। इसलिए मोदी जी को डर लग रहा है, इसलिए भाजपा परेशान है। और जो उस परिवार के बीच नफरत फैला रही है आरएसएस, उसको डर है कि कहीं बैंड न लग जाए। कनाडा ने बैंड कर दिया है आरएसएस को। अब नंबर 2 पे आते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने कहा कनाडा ने बैंड कर दिया है, जी नहीं, अभी बैंड किया नहीं, बैंड करने की बात कर रहा है, विचार चल रहा है कि आरएसएस को बैंड कर दिया जाए। वहां पे प्रस्ताव पास होने का, तो इस पे चर्चाएं तेज हो गई हैं कनाडा के अंदर। इसके लिए माफी चाहूंगा, मैंने कह दिया कि बैंड हो गया, अभी बैंड नहीं हुआ है, लेकिन बैंड करने की विचार चल रही है कनाडा के अंदर आरएसएस का, और वह जल्द हो जाएगा ऐसा प्रतीक हो रहा है। और नंबर 2 पे आए, मोदी के पास 24 घंटे का समय कुर्सी बचाने का, क्या करेंगे मोदी? नीतीश कुमार की कल बैठक है, सभी नेताओं को, सांसद विधायकों को, सबको उपस्थित रहने के लिए कहा गया। एनीवन, सभी को वहां पे उपस्थित रहने के लिए सख्त हिदायतें दी गई हैं कि कोई बहानाबाजी नहीं, जरूर। और अब जो बात निकल के आ रही है वह बात बिहार से यह निकल करके आ रही है, अंदर की बातें सूत्रों से, कि उस बैठक में क्या होगा सब कुछ तय हो चला है। सिर्फ उस बैठक में सर्वसम्मति से सबके नीतीश कुमार को वह पावर दिया जाएगा कि आप जिसके भी साथ में जाना है, जो गठबंधन हमारी पार्टी के लिए सही है, आप फैसला लेने के लिए आजाद है, आप फैसला ले लीजिए, हम साथ हैं, बस इतना ही होना है। तो फैसला क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू क्यों राहुल गांधी से बात कर रहे हैं? क्यों रेवंत रेड्डी के साथ चल रहे हैं? रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल से बात हो रही है। आप सोचिए, ऐसे हो रही है, ट्रायंगुलर बात हो रही है, सीधा नहीं हो रही है, ट्रायंगुलर, सीधा नहीं हो सकती, ये सब बातें सीधे नहीं होती है। रेवंत रेड्डी कौन है? वह चंद्रबाबू नायडू के बहुत ही खास
और बहुत विश्वसनीय है कांग्रेस के, वह ठीक है, सीएम कांग्रेस के हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन रेवंत रेड्डी टीडीपी में थे, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में, जब आंध्रा और तेलंगाना एक था, और जब तेलंगाना अलग हुआ, आंध्रा अलग हुआ, तब चंद्रबाबू नायडू का वजूद आंध्र प्रदेश में था और वह तेलंगाना में थे, तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए। वही विश्वास जो रेवंत रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू के साथ था, और चंद्रबाबू नायडू का जो विश्वास था और जो आज तक है, वही विश्वास आज गांधी परिवार का रेवंत रेड्डी के ऊपर है, और रेवंत रेड्डी उस विश्वास पे खड़े उतरते हैं, छल नहीं। आज भी चंद्रबाबू नायडू के सबसे विश्वसनीय कहे जाते हैं रेवंत रेड्डी, इसलिए रेवंत रेड्डी के जरिए बात हो रही है। नीतीश कुमार की बैठक यूं ही नहीं हो रही है, कई और बहुत कारण हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बैठक चंद्रबाबू नायडू की सहमति के बाद ही हो रही है, इस चीज से कोई इंकार नहीं कर सकता, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि नीतीश कुमार अगर मोदी का साथ छोड़ते हैं तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह छोड़ने के साथ नायडू को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो सरकार गिरेगी। और एक बहुत बड़ी चीज, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि गिरिराज सिंह ने जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज किया और जो भड़काऊ भाषण दिए, इससे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को, तीनों को दिक्कत है, तीनों के वोट बैंक को दूर करने की यह साजिश है। इसलिए इस बैठक का बहुत महत्वपूर्ण है। कल ही समर्थन वापस ले लेंगे यह बात नहीं कह सकते, लेकिन कल उनको पावर मिलेगा, जो सच्चाई है मैं आप दर्शकों के सामने रख दिया। बहुत लोग कह रहे हो कि कल समर्थन वापस, बिल्कुल नहीं जी, कल पावर उनको मिलेगा। और इंडिया गठबंधन में देखिए क्या हुआ था जब नीतीश कुमार थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान देने का आप दर्शक प्रयास कीजिए। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, लेकिन जब इंडिया गठबंधन से निकलना था तो उनकी कार्यकारिणी की बैठक उनकी पार्टी की हुई। लल्लन सिंह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेडीयू के। लल्लन कुमार ने नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाया, नीतीश कुमार ने वह पावर अपने पास लिया, और उसके बाद इंडिया गठबंधन एक हफ्ते के बाद छोड़ दिया। वन वीक में इंडिया गठबंधन छोड़ दिया नीतीश कुमार ने, और इस बार फिर पावर लेने जा रहे हैं। जो पावर कार्यकारिणी अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव के सबके पास होता है, वह सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को पावर देंगे कि आप पार्टी के हित में किसी भी गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं और किसी और के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको पूरी आजादी दी जाती है कि आप वह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पावर का। यानी कि खेल होना है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने एक ऐसा बीज बो दिया और इन लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया, जांच हो रही है, जल्द परिणाम आएंगे। इसके लिए आप दर्शक कल का इंतजार कीजिए कि इस बैठक से क्या निकलता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और नंबर 3 पर आए तो झारखंड में बीजेपी ने उतारे 40 नेताओं की फौज। क्यों डर गए क्या मोदी? 81 सीटें हैं झारखंड के अंदर, 81 विधानसभा की सीटें, बस 40 नेताओं की फौज। वाह भाई वाह, कितना लाजवाब है। क्योंकि मोदी जी को डर लग रहा है, डर है मोदी जी को। डर किससे है? कल्पना सोरेन से है, हेमंत सोरेन से है। कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से डर है। लेकिन तब पछताए होता है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। सब तो बड़े बड़े छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। अपनों के ही सामने, अपने गद्दावर नेताओं के ही सामने भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है।
जो भाजपा छोड़ करके आए उन्हीं को टिकट वहां से, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रही है तो भाजपा का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के सामने ही होगा। और जो अपने दम पर जीत के आ रहे थे, पार्टी के वर्चस्व के अलावा जिनका दबदबा था, अब कैसे पार पाएगी? तो 40 लोगों को वहां खड़ा करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा माफी मांगते फिर रहे कि क्यों जा रहे हो भाई, मत जाओ मत जाओ। लेकिन जाने वाले कहां रुके? जब पिंजरे से आजाद हो गया कोई तो फिर पिंजरे में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हमसे पहले जो प्रभारी थे वो सब हमको धन्यवाद दे रहे हैं फोन कर करके कि आपने बहुत अच्छा हैंडल किया है, हम तो बहुत परेशान हो जाते थे। और हाथ जोड़ रहे हैं सबका, और उसके बाद भी लोग जा रहे हैं। अभी 13 तारीख को जो वोटिंग होना है 13 नवंबर को, उसके लिए छोड़ के भागे हैं लोग। 20 तारीख वाले में कितने लोग भागेंगे? जो झारखंड एक थोड़ी टक्कर कड़ा मुकाबला दिख रहा था, वह मुकाबले में इंडिया गठबंधन एज ले लिया है, और वह एज लगातार इंडिया गठबंधन का बढ़ते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कम होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जादू एक वजह और है जो नहीं चल पा रहा है कि प्रशासन वहां का मोदी जी के हाथ में नहीं है, हेमंत सोरेन के हाथ में है। इसलिए खेल कर ले, संभव नहीं है। और झारखंड का समय से पहले मतदान हो रहा है, महाराष्ट्र का समय पार होने के बाद हो रहा है, जबकि हरियाणा के साथ होना चाहिए। 26 नवंबर को तो कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसीलिए राजनीति महाराष्ट्र में की गई और भाजपा वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद में है कि 26 तारीख को राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि 23 तारीख को परिणाम आएंगे, 24 को सर्टिफिकेट शाम तक देगा चुनाव आयोग। हो सकता है कि उस दिन सरदर्द हो तो न भी दे। तो सरकार कैसे बनाएंगे? विधायक दल की बैठक कब होगी? रणनीति कब बनेगी? कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कब बनेगा? इसी में राष्ट्रपति शासन लगा दो। हारे तो राष्ट्रपति शासन, क्योंकि मशीनों का खेल नहीं चलेगा। और हरियाणा नहीं है महाराष्ट्र, हरियाणा 90 सीट था और वह 288 सीट है। जमीन आसमान का फर्क है। और हरियाणा में कांग्रेस अकेली थी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में लड़ाई झगड़े हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है यह चुनाव। नंबर 4 पे आए, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की हालत गंभीर, आपस की लड़ाई में उलझ गई भाजपा। एकनाथ शिंदे से बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। अजीत पवार सदमे में है कि क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक ही सांसद उनका चुन करके आया। अब अगर विधानसभा में भी यही हाल हुआ तो उनकी राजनीतिक कैरियर का क्या होगा? और जिस साबरमती से वह चुनाव जीते हुए, वहां पे शरद पवार ने अपने भतीजे को खड़ा कर दिया है। दूसरे घर में ही लड़ना है। फिर अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा करके, अपनी बहन के ही खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके जो गलती अजीत पवार ने की थी, तो अजीत पवार बार बार माफी मांग रहे कि परिवार में हमको राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। लेकिन शरद पवार बार बार कह रहे गद्दार को हम वापस नहीं लेंगे, और पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अगर उनके हक में परिणाम नहीं आए तो अजीत पवार की राजनीतिक करियर को फुल स्टॉप लग जाएगा। सीएम बनने का तो सपना छोड़ दे। लेकिन एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर सीएम नहीं रहे तो उनकी पार्टी खतरे में आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहती है, और आरएसएस भी देवेंद्र फडणवीस को चाहता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के बहुत नजदीक है। देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी का आशीर्वाद लेकर पर्चा दाखिला करने गए, लेकिन उसी नितिन गडकरी को झारखंड में स्पेस दिया गया प्रचार करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। क्यों?
अब जो परिस्थितियां महाराष्ट्र में बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़फोड़ करके जो परिस्थितियां बनाई है। पहले दो लोगों के बीच मुकाबले थे, शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस के साथ लड़ती थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाजपा के साथ लड़ती थी। दो दल होते थे आपस में, लेकिन अब तीन इधर है और तीन इधर है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार, भाजपा, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, और बीच में राज ठाकरे, बीच में और लोकल पार्टी, उसके बाद निर्दल, कई विशाल हो गए। अब क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने के विचार में क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ा दिया। महाराष्ट्र में गलती हुई, नहीं तो उड़ीसा में नहीं हुई। उड़ीसा में तो नवीन पटनायक को समाप्त कर दिया, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को समाप्त कर दिया, के चंद्रशेखर राव को समाप्त कर दिया, चिराग पासवान को खा गई थी, फिर उत्पन्न हुए चिराग पासवान। तो जिसके साथ रहा, देवी गौड़ा को समाप्त कर दिया कर्नाटक में। तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। और अब खुद पर बात आई है, कितना उससे निपट पाएंगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन नंबर 5 पर कांग्रेस का विदर्भ मराठवाड़ा में लहर देखकर बीजेपी आरएसएस डर गई। विदर्भ हारे तो मोदी को मुसीबत होगा क्या। विदर्भ में 62 विधानसभा की सीटें हैं और मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, 108 सीटें हैं। यह 108 सीटें महाराष्ट्र की राजनीति में इतने महत्व रखती हैं कि आप दर्शक चौंक जाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 21 से 23 सीटें 108 सीटों में लाती हुई नजर आ रही है। कैसे सरकार बनेगी तब। और भारतीय जनता पार्टी लड़ 151 सीटों पर रही है और 108 सीटों पर हालत खराब है। विदर्भ की 62 सीटों की बात करें तो विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और विदर्भ में बहुत अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में हुआ कांग्रेस का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं पा रही है, इसीलिए हर विधानसभा में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास कर रही थी और विपक्ष उसमें सक्रियता दिखाया। फिर भी कितने लोगों के कटे उसके बाद यह तो अब पता चलेगा 20 तारीख को जब वोटिंग करने जाएंगे लोग। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लिए मुसीबत खड़ी कर दी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को तोड़कर। जिसे कमजोर करके राजनीति करना चाहती थी उसे और मजबूत कर दिया और सिंपैथियां उनके साथ प्लस कर दी। आज उसी का शिकार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में है। नहीं तो अगर पार्टी नहीं तोड़ी होती, बैठ गई होती, तो अकेले चुनाव अगर लड़ती तो शायद उसे कुछ फायदा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ दगाबाजी की जिसने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में पैर रखने का जगह दिया, बाला साहब ठाकरे ने। इसीलिए लोगों का भरोसा अब उठते जा रहा है कि किसका साथ दे और किसका ना दे। जो खास है वही तो धोखेबाज है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पार्टियों को ही नहीं तोड़ा, इस देश को ही नहीं लूटा, सिर्फ इस देश को ही सिर्फ नहीं लुटाया, करोड़ों युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, करोड़ों महिलाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और इनके नेताओं ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उनके आबरू के साथ खिलवाड़ किया। यह दुर्भाग्य है कि इस देश का राजा ही झूठा है, वह झूठ के पुलिंदों पर खड़ा है और कर्ज की ढेर पर बैठा है। और नंबर 6 आखिरी पॉइंट्स में आए
नायडू से 3 बार राहुल की हुई बात, क्या है मामला? यह खबर निकल रही है कि रेवंत, और खबर नहीं निकल रही, यह बात सही है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ रेवंत रेड्डी 3 बार आए दिल्ली और साथ ही गए। चंद्रबाबू नायडू की बात और मुलाकात रेवंत रेड्डी के साथ हमेशा रही है और क्लीन चिट जब लेकर के आए तो क्लीन चिट जब ईडी सीबीआई से मिला तो मोदी के साथ खुशियां नहीं मनाए, खुशियां रेवंत रेड्डी के साथ मनाए चंद्रबाबू नायडू। तो भाई गठबंधन में तो इनके हैं, खुशी या गठबंधन वाले के साथ क्यों मना रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि पिंजरे से आजाद हो चले थे, पहले व्यक्ति हो गए चंद्रबाबू नायडू की 371 करोड़ रुपया कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो घोटाले का आरोप था और लोकसभा चुनाव के पहले 56 दिनों तक जेल में बंद थे, वह चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के शिकंजे से निकल करके नरेंद्र मोदी के गले का फंदा अपने हाथ में पकड़ लेंगे कि मैं जितना खींचूंगा उतना ही चलोगे। और वह अब नीतीश कुमार का कल का बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 24 घंटे के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार में यह बैठक नीतीश कुमार को पावर देने के लिए किया जा रहा है कि आप जिस गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं पार्टी हित में, आपको पूरी आजादी और पावर दिया जा रहा है, आप फैसले ले सकते हैं। यही तो चाहिए। सीएम आवास से बंगलों में क्यों रह रहे हैं नीतीश कुमार? मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। 11 बजे फिर होगी मुलाकात, जरूर जुड़िएगा। विशेष खबरों के साथ आऊंगा आप दर्शकों के सामने। लेकिन जो दर्शक हमारे लेट जुड़े, अब लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके आप देखें और आप अपनी राय जरूर दें। और आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं कि प्रोग्राम को और हम बेहतर बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम उस पर काम करेंगे, विचार करेंगे और उस पर आगे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, होगी मुलाकात 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर 11 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया नेटवर्क। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएफडी इंडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।